इस कहानी की शुरुआत में हमें एक गिलहरी को दिखाया जाता है जो पूरे गांव में इधर उधर घूम रही होती है कि तभी उसे खाने की खुशबू आने लगती है और उस खुशबू का पीछा करते हुए मरियम नाम की एक लेडी के घर में पहुंच जाती है जिसने एक स्वादिष्ट रोटी बनाई होती है। और जब वो उस रोटी को खाने से पहले खुदा को याद कर रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पर वही गिलहरी थी जो मरियम की रोटी को चुरा कर वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब वो मरियम को देखती है तो डर कर छिप जाती है। लेकिन मरियम दिल की अच्छी होती है इसीलिए एक रोटी का टुकड़ा गिलहरी को खाने के लिए देती है कि तभी वहाँ पर तेज रोशनी होने लगती है और अगले ही पल वहाँ पर एक फरिश्ता प्रकट होता है जिसको खुदा ने भेजा होता है। वो मरियम से कहता है कि डरो नहीं, तुम पर खुदा की खास मेहरबानी है। उनके रहमत से तुम्हें एक लड़का पैदा होगा जो पूरे संसार में उजाला लाएगा और यहाँ का नया राजा बनेगा। ये सुनकर मरियम बहुत खुश होती है और कहती है कि जैसी खुदा की मर्जी। इसके बाद वो फरिश्ता आसमान की गहराइयों में चला जाता है और आसमान में एक प्यारे से स्टार के रूप में चमकने लगता है। ये सब देखकर छोटी गिलहरी डरकर वहाँ से भाग जाती है। अब दुनिया के सभी पशु पक्षी उस प्यारी रोशनी को देखते हैं और रोमांच से भर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले आसमान में कभी भी इतनी प्यारी रोशनी नहीं देखी थी। इसके बाद हम एक डंकी को देखते हैं जिसका नाम भू होता है। वह भी उस रोशनी को देख रहा होता है और वो अपने पिता को उस प्यारी सी रोशनी के बारे में बताता है। लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी अब यहीं पर गुजरने वाली है और तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता क्योंकि चीजें बदल रही है और उस प्यारी रोशनी का जरूर कुछ मतलब होगा। अगले सीन में हम सुबह का समय देखते हैं जहाँ पर वो अब भी अपने पिता के साथ अनाज पीसने का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त डेव आ जाता है जो एक कबूतर होता है। वो डेव से मिलकर बहुत खुश होता है। अब डेव अनाज खाने के बाद वो को पूरे शहर का हालचाल बताने लगता है कि आज शहर में क्या क्या हुआ और वो को ये भी बताता है कि आज शहर से शाही सवारी गुजरने वाली है। ये सुनकर बू बहुत खुश होता है क्योंकि उसका हमेशा से सपना होता है कि वो शाही सवारी का हिस्सा बने और वो इमेजिन करने लगता है कि वो शाही सवारी के साथ पूरी दुनिया घूम रहा है और दुनिया के सभी जानवर उसे देखकर बू चिल्ला रहे हैं। लेकिन तभी बू के पिता उसे टोकते हुए कहते हैं कि शाही सवारी में एक गधा कभी नहीं हो सकता और तभी शाही सवारी भी इनके बगल से गुजरने लगती है। ये देखकर बू खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है और वो खुद को आजाद तो कर लेता है लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता। लेकिन वो वहाँ पर आग भी लगा देता है और इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकलता उसका मालिक वहाँ पर आ जाता है जो बू को आजाद और चक्की में लगी आग देखकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो बू को और मजबूती से बांधकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर डेव बहुत दुखी होता है और उड़कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम 6 महीने बाद का समय देखते हैं जहाँ पर बू अब भी अनाज पीसने का काम कर रहा होता है। इसके बाद हम जोसेफ को देखते हैं जो मरियम का पति होता है और आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। तभी मरियम भी वहाँ पर आ जाती है और जोसेफ मरियम से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो मरियम के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी रखी थी। इसके बाद हम बू को देखते हैं जो अब भी अनाज पीसने का काम कर रहा होता है। यहाँ पर बू के पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ से भागने के प्लान का क्या हुआ। इस पर बू कहता है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं मरते दम तक यहीं पर रहूंगा। इस पर बू के पिता बोलते हैं कि हम अनाज पीसने वाले गधे हैं और हम कभी भी अपनी पीठ पर राजाओं को नहीं बिठा सकते। ये सुनकर बू कहता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, काश मैं आपकी बात पहले ही मान लेता। और बू उदास हो जाता है। बू को उदास देखकर उसके पिता कुछ सोचने लगते हैं और अगले ही पल अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर बू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बू की आवाज सुनकर बू का मालिक वहाँ पर आ जाता है और इस समय बाहर जाने का दरवाजा भी खुला होता है। ये देखकर बू के पिता बू को वहाँ से भागने को कहते हैं क्योंकि बू के पिता ने बीमार होने का नाटक किया था ताकि वो बू को वहाँ से बाहर भेज सके। ये देखकर बू अपने पिता का धन्यवाद करके वहाँ से भागने लगता है और बू का मालिक उसका पीछा करने लगता है। वो अपने मालिक से बचकर पूरे शहर में भाग रहा होता है और उसे भागते हुए उसका दोस्त डेव भी देख लेता है जो बू को आज पहली बार शहर में देखकर बहुत खुश होता है और वो बू को भागने का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद बू किसी तरह से बहुत मुश्किल से अपने मालिक से अपना पीछा छुड़ाता है और इस दौरान उसके पैर पर भी चोट लग गई थी जिससे वो किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मरियम और जोसेफ की पार्टी चल रही होती है। इसके बाद हम जोसेफ और मरियम को देखते हैं जो पार्टी खत्म होने के बाद साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं कि तभी मरियम को बू दिखाई देता है। वो मरियम को देखकर डर रहा होता है लेकिन मरियम दिल की अच्छी होती है
है, इसीलिए वो बू के टूटे हुए पैर पर पट्टी बांध देती है और उसे प्यार से सहलाती है। तभी वहाँ पर जोसेफ आ जाता है, जो बू को देखकर उसे वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन बू वहाँ से नहीं भागता। इस पर मरियम जोसेफ से बू को यहीं पर रहने के लिए कहती है। ये सुनकर जोसेफ मरियम की बात मान लेता है कि तभी उसकी नजर मरियम के पेट पर जाती है और उसे पहली दफा पता चलता है कि मरियम गर्भवती है। इसके बाद मरियम जोसेफ को पूरी बात बताने के लिए ऊपर ले जाती है और उसे सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार एक खुदा का फरिश्ता मेरे पास आया, जिसने मुझसे कहा कि तुम पर खुदा की खास मेहरबानी है और तुम्हें उनकी रहमत से एक लड़का पैदा होगा जो पूरे संसार में उजाला लेकर आएगा। मरियम की बात सुनकर जोसेफ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि मरियम के पेट में उसका बेटा नहीं बल्कि खुदा का बेटा है, इसीलिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मरियम से थोड़ा समय मांगता है। इसके बाद हम बू को देखते हैं जो मरियम के घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बू का दोस्त डेव आ जाता है, जो बू को जब तक उसके पेट ठीक न हो जाए तब तक यहीं पर रुकने की सलाह देता है ताकि वो ठीक होकर शाही सवारी में शामिल होने के सपने को पूरा कर पाए। बू को डेव की बात बहुत पसंद आती है और वो तब तक मरियम के घर पर रुकने के लिए राजी हो जाता है जब तक कि उसका पेट ठीक न हो जाए। उधर हम जोसेफ को देखते हैं जो बहुत सोच विचार करने के बाद आखिरकार मरियम के बेटे को अपनाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूर रेगिस्तान में हम 3 जादूगरों को देखते हैं जो अपने अपने ऊंट पर सवार होकर उस जादुई बच्चे को तोहफा देने के लिए आ रहे होते हैं जो पैदा होने वाला है। दरअसल इन जादूगरों को उस जादुई बच्चे के बारे में पहले ही पता चल गया था। अब इन जादूगरों के ऊंट जिनका नाम डेबरा, साइरिस और फिलिप्स होता है, इनके बीच में इस बात पर बहस हो रही थी कि ये जादूगर किस समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ फिलिप्स का मानना होता है कि वो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग राजा के पास पहुँच जाते हैं और जब वो राजा को बताते हैं कि उस नए राजकुमार के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं जो आसमान में देखे तारे के अनुसार बनने वाला है। जादूगरों की ये बात सुनकर राजा पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो इन तीनों जादूगरों को बंदी बना लेता है। इसके बाद वो अपने खास सिपाही को अपने पास बुलाता है जिसके पास थेडियस और रूफस नाम के 2 शिकारी कुत्ते भी होते हैं। वो अपने सिपाही को उस बच्चे को ढूंढकर मार देने का हुक्म देता है। अगले सीन में हम उसी गिलहरी को देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो बाकी के छोटे जीवों को उस घटना के बारे में बता रही होती है कि तभी वहाँ पर थेडियस और रूफस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी छोटे जीव वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रूफस और थेडियस उस छोटी गिलहरी को पकड़ लेते हैं और उससे उस बच्चे के बारे में पूछते हैं और वो गिलहरी डरकर उन्हें मरियम के बारे में बता देती है। इसके बाद वो डॉग छोटी गिलहरी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मालिक उस छोटी गिलहरी को उनसे बचा लेता है और उसे वहीं पर फेंककर अपने डॉग्स के साथ मरियम की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम मरियम को देखते हैं जो बू को सलाह रही होती है कि तभी जोसेफ उससे कहता है कि इसे ऐसे ही रोक कर रखो। दरअसल जोसेफ और मरियम किसी काम से बेथलेहम सिटी जा रहे होते हैं, इसीलिए जोसेफ बू को गाड़ी से जोड़ना चाहता है ताकि ये उस गाड़ी पर बैठकर बेथलेहम सिटी जा सके। लेकिन बू गाड़ी के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता क्योंकि उसके दोस्त डेव ने उसे बता दिया था कि अगर वो इनके साथ बेथलेहम सिटी गया तो शाही सवारी में शामिल नहीं हो पाएगा। बू को जिद करता देख मरियम जोसेफ से बोलती है कि इसे जाने दो, हम पैदल ही चले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों गेट बंद करके वहाँ से पैदल ही बेथलेहम सिटी की तरफ निकल जाते हैं और वो घर में ही फंस जाता है। इसके बाद हम नकाबपोश को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ शहर में आ गया होता है और लोगों से मरियम के बारे में पूछते हुए मरियम के घर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर उससे मरियम नहीं मिलती। लेकिन नकाबपोश के डॉग बू को देख लेते हैं और उससे मरियम के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बू समझ जाता है कि लोग मरियम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों को मरियम के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन नकाबपोश के डॉग बू के पैर में बंधे कपड़े को देख लेते हैं और उस कपड़े की गंध का पीछा करते हुए मरियम की तरफ निकल पड़ते हैं। बू इन लोगों को मरियम के पीछे जाता देखकर परेशान हो जाता है और अपने दोस्त डेव के साथ मरियम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि नकाबपोश के डॉग वहाँ से कहीं नहीं गए होते। दरअसल ये इन डॉग्स का प्लान होता है और अब वो बू का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम बू को देखते हैं जो डेव के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। डेव बू को मरियम तक जल्द पहुंचाने के लिए उसे छोड़कर रास्ते से ले जाता है और कुछ समय बाद वो एक गहरी खाई के पास पहुंच जाता है। इस गहरी खाई को देखकर बू पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन डेव के समझाने पर वो खाई में उतरने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत मुश्किल से किसी तरह नीचे उतरता है। यहाँ पर बू एक रुथल नाम के भेड़ से मिलता है जो बू को बताता है कि उस शाइनिंग स्टार का पीछा करते हुए बेथलेहम सिटी तक पहुँचना चाहती है क्योंकि उसे
पता होता है कि एक मैजिकल बेबी का जन्म होने वाला है जो आगे चलकर बेदलम का राजा बनेगा। इसके बाद वो बू को खाई से नीचे उतरने में मदद भी करती है। अब बू रुथल और डेव के साथ बेदलम सिटी की तरफ निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि नकाबपोश भी ऊपर से इनको जाते हुए देख रहा होता है। अगले सीन में हम तीनों ऊँटों को देखते हैं जो किसी तरह से छुपते हुए राज दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि राजा को अभी तक मैजिकल बेबी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, जिस बात से वो अपने मंत्री पर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो तीनों जादूगरों को आजाद कर देता है और कहता है कि जाओ अपने होने वाले राजा को ढूंढकर उन्हें उपहार दो और जब वो मिल जाए तो मुझे भी बताना ताकि मैं भी यहाँ के नए राजा को देख सकूं। दरअसल ये सब राजा की चाल होती है ताकि इन जादूगरों का पीछा करके उस बेबी तक पहुंचकर उसे खत्म कर सके। दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं जो मरियम के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि बू भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद बू मरियम को उस नकाबपोश के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन मरियम बू की बातें नहीं समझ पाती। तभी बू देखता है कि नकाबपोश भी अपने डॉग्स के साथ वहाँ पर आ गया है और वो मरियम को ढूंढ रहा होता है। ये देखकर बू डर जाता है और मरियम को खींचकर मेले की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन नकाबपोश भी अपने डॉग्स के साथ मेले में आ जाता है और वो अपने डॉग्स को एक खंबे से बांधकर मरियम को ढूंढने लगता है कि तभी उसे मरियम दिख जाती है जो कुएं से पानी भर रही होती है। मरियम को देखकर नकाबपोश मरियम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जब वो नकाबपोश को मरियम की तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है। यहाँ पर रुथल और डेव नकाबपोश को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम बू को देखते हैं जो जोसेफ के ठेले को धक्का दे देता है, जिससे उसका ठेला लुढ़कते हुए मेले में आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। और इसी दौरान नकाबपोश पर एक दुकान गिरने से वो कुएं में गिर जाता है और इस प्रकार बू मरियम को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब मरियम देखती है कि मेले में सारी गड़बड़ी बू ने की है तो बहुत दुखी होती है। इसके बाद जोसेफ मरियम को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और मरियम से कहता है कि अब वो बू को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि वो बू के द्वारा मेले में की गई गड़बड़ी की वजह से उस पर बहुत गुस्सा होता है। और जब वो ये बात सुनता है तो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और डेव के साथ शाही सवारी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और रुथल मरियम के साथ ही आगे बढ़ता है। लेकिन जब मरियम को पता चलता है कि बू उसके साथ नहीं आ रहा तो बहुत दुखी होती है। वही हम नकाबपोश को देखते हैं जो कुएं से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्त के साथ एक बार फिर से मरियम की खोज में निकल पड़ता है। इसके बाद हम बू को देखते हैं जो डेव के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे शाही सवारी दिखाई देती है, जिसे देखकर बू और डेव बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी बू के पैर में बंधा मरियम के दुपट्टे का टुकड़ा उसके पैरों से खुलकर आसमान में उड़ जाता है और जब बू उस कपड़े को उड़ते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है कि इस समय मरियम को उसकी जरूरत है। इसीलिए वो शाही सवारी में शामिल होने के अपने सपने को छोड़कर डेव के साथ मरियम की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम मरियम और जोसेफ को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये देखकर मरियम जोसेफ की मदद करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ये सब खुदा की मर्जी है, उन्होंने इसके लिए हमें चुना है। लेकिन जोसेफ मरियम की बात से एग्री नहीं करता और वो मरियम से कहता कि खुदा ने इसके लिए हमें क्यों चुना, हम खुदा के बेटे का भार क्यों उठाए। जोसेफ की बातें सुनकर मरियम बहुत दुखी होती है और वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। मरियम को जाता देख जोसेफ को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तभी बू भी वहाँ पर आ जाता है जो जोसेफ को धक्का मारकर मरियम से माफी मांगने को कहता है। इसके बाद जोसेफ ऐसा ही करता है और वो मरियम से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है और मरियम भी जोसेफ को माफ कर देती है। और जब मरियम बू को देखती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि अब जोसेफ की ट्रॉली खराब हो गई थी, इसीलिए बू मरियम को अपने ऊपर बिठा लेता है और इसके बाद ये सब बेदलम की तरफ निकल पड़ते हैं। वही हम नकाबपोश को देखते हैं जिसको मरियम के दुपट्टे का टुकड़ा मिलता है, जिसका पीछा करते हुए वो भी मरियम के पीछे पीछे बेदलम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों जादूगर भी अपने अपने ऊँटों पर सवार होकर बेदलम की तरफ आ रहे होते हैं। अगले सीन में हम मरियम और जोसेफ को देखते हैं जो बू और बाकी जानवरों के साथ बेदलम सिटी पहुंच जाते हैं और वो बू पर अपना सारा सामान लाद कर रुकने के लिए मरियम के साथ एक सराय के भीतर चले जाते हैं और बू को बाहर रुककर इंतजार करने को कहते हैं। लेकिन उनके जाते ही वहाँ पर बू का पुराना मालिक आ जाता है जो बू को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और जब जोसेफ सराय में रुकने के लिए सराय के मालिक को पैसे देने के लिए बाहर अपने सामान के पास आता है तो उसे पता चलता है कि बू वहाँ पर नहीं होता और अब मरियम की हालत भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर जोसेफ परेशान हो जाता है। इसके बाद हम डेव और रुथल को देखते हैं जो बू को बचाने के
लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और अब नकाबपोश भी अपने दोस्त के साथ बेथलम सिटी में आ गया था, जो चारों तरफ मरियम को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ के पास पैसे न होने की वजह से उन्हें कोई भी अपने घर में रुकने की जगह नहीं दे रहा था, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं। और अब तीनों जादूगर भी अपने ऊँटों के साथ बेथलम में आ गए होते हैं। इसके बाद हम बू को देखते हैं, जिसको उसका मालिक फिर से उसी जगह बंद कर देता है जहाँ पर वो पहले काम किया करता था। लेकिन बू को यहाँ पर कुछ नए जानवर मिलते हैं, जो बू को बताते हैं कि जब से तेज रोशनी यहाँ पर पड़ रही है वो सो नहीं पा रहे हैं। और जब बू उस तेज रोशनी को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये रोशनी उसी तारे से आ रही होती है जिसको बू ने आसमान में देखा था। और अब बू समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैजिकल बेबी का जन्म होगा। इसके बाद वो किसी तरह उन जानवरों की मदद से वहाँ से निकल जाता है और पूरे शहर में मरियम को ढूंढने लगता है। और कुछ समय बाद उसे डेव और रुथल भी मिल जाते हैं, जिनको वो मदद लाने के लिए भेजकर खुद मरियम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम नकाबपोश को देखते हैं, जो लगातार लोगों से मरियम के बारे में पूछ रहा होता है। अब डेव उड़ते उड़ते तीनों जादूगरों के ऊँटों से टकरा जाता है और रुथल मदद ढूंढते ढूंढते अपने झुंड के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि रुथल ने अपना झुंड छोड़ दिया था। इस बात पर गुस्सा होकर रुथल जोर से अपने पैर को जमीन पर पटकता है और तभी वहाँ पर तेज रोशनी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर वही फरिश्ता प्रकट होता है जिसने मरियम तक खुदा का संदेश पहुँचाया था। वो सभी भेड़ों को रुथल की मदद करने को कहता है। इसके बाद सभी भेड़ रुथल की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जोसेफ और मरियम को देखते हैं, जिनके पास पैसे न होने की वजह से कोई भी उन्हें अपने घर में जगह नहीं दे रहा होता। इस बात से वो दोनों दुखी होकर वहीं पर बैठ जाते हैं कि तभी बू उनको देख लेता है और वो मरियम को अपनी पीठ पर बिठाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर उस तारे की रोशनी पड़ रही होती है। लेकिन नकाबपोश भी इनको जाते हुए देख लेता है और वो भी अपने दोस्त के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बू मरियम को लेकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो रोशनी पड़ रही होती है। यहाँ पर बाकी के जानवरों ने साफ सफाई भी कर दी होती है, लेकिन जब जोसेफ उस जगह को देखता है तो परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या मेरा बेटा इस छोटी सी जगह में पैदा होगा। इस पर मरियम जोसेफ को समझाती है और कहती है कि सब खुदा की मर्जी है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी बू को किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर नकाबपोश के दोनों डॉग्स होते हैं जो बू पर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर बू भी उनका सामना करता है, लेकिन तभी वहाँ पर नकाबपोश भी आ जाता है जो बू को घायल करके मरियम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो मरियम को कुछ नुकसान पहुँचाता, वहाँ पर रुथल अपने साथी भेड़ों के साथ आ जाता है जो उस नकाबपोश पर हमला कर देते हैं। और इससे पहले कि नकाबपोश भेड़ों के हमले से संभल पाता, वहाँ पर डेव भी उन तीन ऊँटों के साथ आ जाता है जो आते ही नकाबपोश पर हमला कर देते हैं और उसे उसके दोस्त के साथ एक चट्टान से लटका देते हैं। वो जब उन्हें लटका हुआ देखता है तो उसे इन पर तरस आ जाता है और उनकी मदद करने की कोशिश करने लगता है कि तभी इनको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और ये समझ जाते हैं कि अब मैजिकल बेबी का जन्म हो चुका है। यह देखकर नकाबपोश गुस्से में आ जाता है और खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त को नीचे खाई में फेंक देता है। ये देखकर बू उन्हें बचाने के लिए उनके साथ ही कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश अपनी तलवार की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में फेल हो जाता है और गहरी खाई में गिरकर मारा जाता है। वहीं हम बू को देखते हैं जो अपनी बहादुरी और अपने दोस्तों की मदद से किसी तरह दोनों दोस्त को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब दोस्त को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो गलत आदमी का साथ दे रहे थे। इसके बाद सभी जानवर बू के साथ मैजिकल बेबी के पास आ जाते हैं। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों डॉग्स भी मैजिकल बेबी को देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सभी जानवर उनको मैजिकल बेबी को देखने से रोक देते हैं क्योंकि उन्होंने मैजिकल बेबी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन बू उन्हें मैजिकल बेबी को देखने देता है और वो दोनों मैजिकल बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों अच्छे डॉगी बनने की कसम खाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर तीनों जादूगर भी आ जाते हैं जो अपने होने वाले राजा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको उपहार देकर उनके सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी जानवर भी अपने होने वाले राजा के लिए सिर झुकाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।